सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज का जो अपना टीचिंग का टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन्स। एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, जिनमें एल्कीन और एल्काइन अपन पढ़ते हैं, उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है उसको अपन की क्रियाविधि द्वारा समझेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं ही क्यों दर्शाती हैं इसको भी समझेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी आज अपन पढ़ेंगे, जो हैं, एक है मार्कोनिकोव का नियम और दूसरा है पेरोक्साइड प्रभाव। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्कीन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कम से कम एक इस प्रकार का बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इस प्रकार के अणु की अभिक्रिया अगर किसी दूसरे अभिकारक से करवाई जाए जिसमें ध्रुवणता पाई जाती है, जैसे मान लो ये AB अणु है और इस AB अणु में B की विद्युत ऋणता का मान A से ज्यादा है, तो -I प्रभाव के कारण B पर आंशिक ऋणावेश और A पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से होता है, A और ये है B। ये ट्रांस प्रोडक्ट है, विपक्ष उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, ये जो ध्रुवीय अणु है इसमें धनावेशित सिरा इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है और ऋणावेशित सिरा नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि उत्पाद में दोनों ही भाग जुड़े हुए हैं, नाभिक स्नेही भी जुड़ा है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही क्यों कहते हैं? जुड़ा तो नाभिक स्नेही भी है। तो इस नाम के पीछे जो कारण है वह इसकी क्रियाविधि द्वारा समझते हैं। क्रियाविधि में देखिएगा, एल्कीनों में जो कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है उसमें एक सिग्मा बंध व एक पाई बंध होता है। सिग्मा बंध मजबूत बंध है, लेकिन पाई बंध है वह एक दुर्बल बंध होता है जो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। यहां पर जुड़ने वाला जो अणु है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही सिरा कौन सा है? ये A वाला। तो ये A वाला सिरा इसकी तरफ आकर्षित होता है और इन पाई बंधों के साथ आकर्षण बल द्वारा इस तरह से जुड़ जाता है। जो ध्रुवित अणु है उसका धनावेशित सिरा A इस तरह से इसके साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। इसे कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, पाई संकुल। फिर क्या होता है, यहां पर जो ध्रुवीय अणु का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है वो इसके साथ जुड़ जाता है और जो इसका ऋणावेशित सिरा है वो ऋणायन के रूप में निष्कासित हो जाता है और एक धनायन का निर्माण होता है। यह कार्ब धनायन। यह कार्ब धनायन इस नाभिक स्नेही को आकर्षित करता है और यह नाभिक स्नेही भी इसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है। तो यहां देखिएगा, पाई कॉम्प्लेक्स से कार्ब धनायन का निर्माण हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो जुड़ जाता है और कार्ब धनायन बनता है। यह एक धीमा पद है। ये कार्ब धनायन नाभिक स्नेही से जुड़ के यौगोत्पाद का निर्माण करता है।
यह तीव्र पद है। अपन जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो अगर एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है तो जो सबसे धीमा पद होता है वह वेग निर्धारण पद होता है। इसमें यह पद धीमा पद है, अतः वेग निर्धारण पद है। इसलिए अपन कहेंगे कि जो कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने ही इस डबल बॉन्ड पर आकर जुड़ता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, इसके वेग निर्धारण पद में इलेक्ट्रॉन्स ने ही जुड़ रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक नहीं है वो तो उसके तीव्र पद में आकर जुड़ रहा है जो कि वेग निर्धारण पद नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया है वो होती है और उसका नाम इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया अपन लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा कुछ उदाहरण लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं के। सबसे पहले मैं उदाहरण ले रहा हूं ऐसे एल्कीनों की अभिक्रिया जो सममित होती हैं। तो सममित एल्कीनों में सममित एल्कीन का क्या मतलब है कि जो कार्बन कार्बन द्विबंध है उसके दोनों कार्बन पर जुड़े हुए समूह एक जैसे हैं, उसे अपन सममित एल्कीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, जैसे इसका नाम क्या हो गया 2-ब्यूटीन, यह एक सममित एल्कीन है। और इसकी अभिक्रिया अगर मैं HBr से करवा देता हूं तो सिर्फ एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है, CH2 ये CH Br CH3 2-ब्रोमो ब्यूटेन। यहां जो हाइड्रोजन है वो धनावेशित और Br है वो इसका ऋणावेशित सिरा है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन और इस कार्बन पर Br जुड़ जाता है तो 2-ब्रोमो ब्यूटेन। आप इससे उल्टा भी कर सकते हैं, इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां Br जोड़ दो तो भी 2-ब्रोमो ब्यूटेन ही बनता है। सिर्फ एक ही प्रकार का उत्पाद बनेगा 2-ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये कब है, जब आप अभिकारक के रूप में सममित एल्कीन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं द्विबंध से जुड़े हुए किसी भी कार्बन पर आकर जुड़ सकता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया असममित एल्कीनों में देखें तो देखिए क्या होगा। असममित एल्कीनों में एक उदाहरण ले लेते हैं। ये है आपके पास 2-मेथिल 2-ब्यूटीन, 2-मेथिल 2-ब्यूटीन। इसमें द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बनों में से इस कार्बन पर 2 मेथिल समूह है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं तो 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के उत्पाद कौन से बनेंगे देखिएगा। एक उत्पाद तो ये है, दूसरा वाला उत्पाद इसका नाम हो जाता है 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन।
देखिए दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिले हैं। इसमें 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन आधिक्य में या मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और जो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन है वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है या इसकी मात्रा कम प्राप्त होती है। तो देखिए जब S सममित एल्कीन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक की मात्रा ज्यादा होती है, दूसरे की मात्रा कम होती है। इस पर एक नियम पढ़ते हैं अपन, मार्कोनिकोव का नियम। वो नियम क्या कहता है, ये अलग अलग प्रकार के उत्पाद कैसे प्राप्त हुए, इनकी मात्राओं में अंतर क्यों आता है, वो देखिएगा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। मार्कोनिकोव का नियम। देखिएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3 अभिकारक है। अपन ने इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में देखा, सबसे पहले जुड़ने वालों का कौन सा भाग जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह वाला भाग जुड़ता है, मतलब H+ वाला भाग जुड़ता है। इसमें भी अपन H+ वाला भाग जोड़ते हैं, ये H+ पहले अटैक करता है। अब देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो गए तो यहां माइनस और इस कार्बन पे प्लस आएगा, और माइनस वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर H+ जुड़ेगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो दो प्रकार के कार्बनाइनों का निर्माण होता है। तो इसकी दो संभावनाएं हैं, वो देखिएगा CH3 ये प्लस CH2 CH3। दूसरी संभावना है CH3 HCH प्लस CH3। एक में यहां H जुड़ा है, यह जुड़ गया तो इस कार्बनाइन का निर्माण हो गया। दूसरी संभावना क्या है, यहां पर H+ जुड़े, यहां पे H जुड़ गया तो इस कार्बन पर धनावेश का निर्माण हो गया। यहां ये जो कार्बनाइन बना है ये 3 डिग्री कार्बनाइन है। देखो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और ये जो कार्बनाइन है ये सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बनाइन का निर्माण होता है। अपन जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बनाइन 2 डिग्री कार्बनाइन से ज्यादा स्थायी होता है। 3 डिग्री कार्बनाइन है ये ज्यादा स्थायी होगा। ज्यादा स्थायी क्यों होगा, क्योंकि किसी भी आयन में आवेश का मान जितना कम होता है उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। यहां पर ये जो धनावेश है ये इन 3 एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के द्वारा कम कर दिया जाता है। 3 एल्किल समूह जुड़े हुए इसमें, जो प्लस आई के द्वारा इस प्लस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इस आवेश को कम कर देंगे। जबकि इस कार्बनाइन पर सिर्फ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये उतना आवेश को कम नहीं कर पाएंगे। तो 3 डिग्री कार्बनाइन है वो ज्यादा स्थायी होता है। ज्यादा स्थायी होता है इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो इससे बनने वाला उत्पाद भी आधिक्य में प्राप्त होता है। तो अगले पद में जो Br- जुड़ता है उससे योगोत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये मुख्य उत्पाद, और इससे जो उत्पाद बनेगा वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये कार्बनाइनों की स्थायित्व के आधार पर बता सकते हैं कि मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा। यहां देखिए मार्कोनिकोव का नियम कैसे लागू करते हैं। ये जो इस तरह की अभिक्रिया होती है ये हमेशा ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है। ध्रुवीय माध्यम,
और जुड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग है, मतलब Br माइनस वाला भाग है, वो मुख्य उत्पाद में कहां जुड़ा? उस कार्बन पर जुड़ा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। देखो द्विबंध में यहां पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक सिरा मुख्यतः कहां जुड़ता है? उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। तो मार्कोनिकोव का नियम है, उसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ध्रुवीय माध्यम में, ध्यान रखिएगा ध्रुवीय माध्यम की बात कर रहा हूं, ध्रुवीय माध्यम में असममित एल्कीनों पर, दूसरी चीज आ गई असममित एल्कीन, पहली चीज थी ध्रुवीय माध्यम। ध्रुवीय माध्यम में असममित एल्कीनों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पर ज्यादा जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। इसे मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि ध्रुवीय माध्यम में असममित एल्कीनों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर ज्यादा जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। ये मार्कोनिकोव का नियम है, जिसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब देखिएगा, अगर यहां ध्रुवीय माध्यम की जगह अध्रुवीय माध्यम हो या पेरोक्साइड की उपस्थिति हो तो किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं? पेरोक्साइड की उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो देखिएगा, जैसे ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं। टू मेथिल टू ब्यूटीन अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? HBr से करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं, तो बनने वाले जो उत्पाद हैं वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। इनमें जो मुख्य उत्पाद है वह होता है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये है मुख्य, और ये क्या है? अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। अब यहां देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया संपन्न हुई तो बनने वाले जो उत्पादों की मात्राएं हैं वो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार बनने वाले उत्पादों से जस्ट ऑपोजिट हैं, एकदम से उल्टे हैं। यहां पर ये उत्पाद की मात्रा एकदम से विपरीत कैसे हो जाती है, यह इसकी क्रियाविधि से समझते हैं। देखिएगा क्रियाविधि, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। और मुक्त मूलक क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है: श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। यहां पर देखिएगा, अपन इसकी क्रियाविधि को डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले जो बेंजोइल पेरोक्साइड है उसका इस तरह से समांश विखंडन होता है। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बंध समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण करता है।
ये मुक्त मूलक, दो मुक्त मूलक बने। इसमें C6H5CO मुक्त मूलक में फिर समास विखंडन होता है। यहां से विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाता है। C6H5 मुक्त मूलक प्लस CO2, ये फेनिल मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। ये फेनिल मुक्त मूलक HBr के साथ क्रिया करके C6H6 प्लस Br मुक्त मूलक का निर्माण कर लेता है। तो यहां देखिएगा Br मुक्त मूलक बन गया। इन पदों को क्या कह रहे हैं अपन? श्रृंखला प्रारंभन पद। यह है श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद। अब जो Br मुक्त मूलक बना, ये मुख्य अभिकारक एल्कीन, एस सममित एल्कीन पर अटैक करता है। तो दूसरा पद है इसका श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। देखिए क्या होता है उसमें, CH3, यहां पर भी CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। Br मुक्त मूलक इस पे अटैक करता है और दो प्रकार के बड़े मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। देखिए दो प्रकार के मुक्त मूलक बनते हैं। यहां इस पाई बंध का समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है। अब देखिए दो मुक्त मूलक उपलब्ध हैं। Br मुक्त मूलक इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है और इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है। दोनों तरफ जोड़ के अपन दो अलग प्रकार के मुक्त मूलक बनाते हैं। CH3, यहां CH3 CH Br यहां जुड़ गया तो ये मुक्त मूलक बच गया। CH3 अगर Br यहां जुड़ गया तो ये मुक्त मूलक बन गया। तो दो प्रकार के बड़े मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। अब देखिएगा ये मुक्त मूलक तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तीन तरफ से समूहों से जुड़ा हुआ है। ये मुक्त मूलक दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री मुक्त मूलक और ये 2 डिग्री मुक्त मूलक। 3 डिग्री मुक्त मूलक 2 डिग्री मुक्त मूलक की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। 3 डिग्री मुक्त मूलक है, उनका स्थायित्व 2 डिग्री मुक्त मूलक से ज्यादा होता है। तो आगे अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनेगा वो 3 डिग्री मुक्त मूलक से बनने वाला जो उत्पाद है वो ज्यादा मात्रा में होगा। तो देखिएगा ये 3 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री। 3 डिग्री मुक्त मूलक से जो उत्पाद बनेगा C6H6 से ये क्रिया करते हैं और CH3 CH3H CH Br CH3 और यहां पर ये जो अभिक्रिया करेंगे CH3 Br CH2 CH3, ये मुख्य उत्पाद है क्योंकि ये 3 डिग्री मुक्त मूलक से बना है। ये अल्प है क्योंकि ये 2 डिग्री मुक्त मूलक से बना है। अब देखिएगा इसमें Br कहां जुड़ा? Br उस कार्बन पर जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है ना। तो ये क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ नियम से जस्ट विपरीत हो गया। तो इस नियम को अपन किस नाम से जानेंगे? चूंकि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? परोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। ये अभिक्रिया खराश नामक वैज्ञानिक द्वारा बताई गई थी, इसलिए इस अभिक्रिया को खराश प्रभाव भी कहते हैं। और चूंकि इसमें बनने वाले जो उत्पाद हैं वो मार्कोनिकॉफ के नियम से एकदम से विपरीत प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा भी जानते हैं। परोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम भी इसको कहते हैं। अब यहां पर देखिए एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि परोक्साइड प्रभाव है वो HBr के द्वारा दर्शाया जाता है, HF, HCl और HI के द्वारा नहीं दर्शाया जाता है।
तो इसके पीछे क्या कारण है तो वो देखिएगा, उसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। HF, HCl, HBr और HI में से सिर्फ HBr ही परोक्साइड प्रभाव द्वारा अभिक्रिया दर्शाता है। HF, HCl और HI के द्वारा यह अभिक्रिया नहीं दर्शाई जाती है। कारण क्या है देखिएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 ये अपना मुख्य अभिकारक है। इसमें देखिएगा इस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सबसे पहले पद में क्या हो रहा है, जैसे देखिएगा यहां पर Br मुक्त मूलक अटैक करके, या फिर यूं कहें श्रृंखला प्रारंभन पद से अपन चलते हैं। श्रृंखला प्रारंभन पद में एक पद था जिसमें C6H5 मुक्त मूलक है, वो H पे अटैक करके C6H6 प्लस X मुक्त मूलक का निर्माण करता है। यहां X मुक्त मूलक क्या हो सकता है, फ्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक और आयोडीन मुक्त मूलक हो सकता है। ठीक है, मैंने यहां पे एक सामान्य X मुक्त मूलक लिखा है। ये जो X मुक्त मूलक है ये क्या करता है, इस तरह से एल्कीन है उस पर अटैक करता है और दो प्रकार के मुक्त मूलकों का निर्माण करता है, CH3 CH3 CH CH3। X मुक्त मूलक यहां जुड़ेगा तो ये फ्री रेडिकल बच जाएगा, CH3 CH3 CH। अगर X यहां जुड़ता है तो इस मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर X मुक्त मूलक जुड़ गया, बड़े मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। अगले पद में ये मुक्त मूलक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बेंजीन से भी कर सकता है और HX से भी कर सकता है। तो यहां पर HX से ये हाइड्रोजन ले रहा है, CH3 CH3 X CH2 CH3 माइनस X मुक्त मूलक और यहां पर CH3। ये उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं। देखिएगा X मुक्त मूलक जुड़ रहा है यहां पर और यहां पर HX बंध को तोड़ा जा रहा है, समास विखंडन हो रहा है। अगर अपन HF की बात करें, HF और HCl HBr और HI की बात करें तो इनके बंध सामर्थ्य का जो क्रम है वो इस तरह से होगा, सबसे प्रबल बंध है HF और सबसे दुर्बल बंध है HI। तो देखिए दूसरे पद में जो H और X के मध्य बंध टूट रहा है उसमें HF और HCl बंध के वियोजन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि दोनों बंधों का वियोजन ही प्रबल मात्रा में ऊष्मा के अवशोषण के कारण इनका वियोजन ऊष्मा शोषी होता है। तो इन दोनों के ऊष्मा शोषी हो गया। जो ये वाला पद है इसमें X मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब F मुक्त मूलक या Cl मुक्त मूलक या Br मुक्त मूलक या I मुक्त मूलक जुड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो I मुक्त मूलक है ना वो आसानी से नहीं जुड़ता है। आसानी से नहीं जुड़ेगा तो इसको जोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जोड़ने के लिए I मुक्त मूलक को ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऊष्मा शोषी है। देखिएगा
HBr है उसके लिए ये वाला पद और ये वाला पद दोनों ही ऊष्माक्षेपी हैं। इसके लिए HBr के लिए दोनों ही ऊष्माक्षेपी पद हैं। HF और HCl के लिए ये वाला पद ऊष्मा शोषी है और ये वाला पद ऊष्माक्षेपी है। HI के लिए क्या होगा, ये वाला पद ऊष्माक्षेपी है लेकिन ये वाला पद ऊष्मा शोषी है। एकमात्र HBr ही है जिसके लिए ये दोनों पद ऊष्माक्षेपी होते हैं। मतलब HBr के लिए इन संपूर्ण अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन ही होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का जितना ज्यादा निष्कासन होगा बनने वाले उत्पाद की ऊर्जा उतनी कम होगी और जिस उत्पाद की ऊर्जा जितनी कम होती है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है और जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है वह ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर HBr में ये दोनों ही पद ऊष्माक्षेपी होने के कारण बनने वाला उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए पेरोक्साइड प्रभाव सिर्फ HBr के द्वारा ही दर्शाया जाता है। HF, HCl और HI के द्वारा पेरोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।